नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो आने वाले ग्रुप डी एग्जाम्स 2022 में होने वाला है। साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी सीबी2 एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेशल बात करूं ग्रुप डी एग्जाम्स की, साइंस के यहाँ पर 25 सवाल पूछे जाते हैं। जिस प्रकार 2018 में आपकी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, न्यूमेरिकल के प्रत्येक सेट में 2 से 3 सवाल आए थे। इसी पर आधारित यहाँ पर अपन टॉप 20 साइंस की न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं, जो बार बार रेलवे रिपीट करता है। इससे पहले एएलपी में आ चुके हैं और ग्रुप डी का एग्जाम 2018 और एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो अभी एग्जाम हुआ 2020-21 में, तो उनके न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो डाला हुआ है। वो यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। तो आपकी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जरूर बने रहना, कोई भी सवाल मिस मत करना। बाकी यदि आप चाहते हो कि ग्रुप डी में जितने भी न्यूमेरिकल साइंस के पूछे गए इससे पहले 2018 एग्जाम के, एएलपी के भी जो आए थे काफ़ी न्यूमेरिकल 100 के आसपास है, इनका एक बड़ा वीडियो बनाया जाए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। लगभग 200 के आसपास वो साइंस के न्यूमेरिकल रहने वाले जो रेलवे ने अब तक पूछे हैं। बाकी ये उनमें से चुनिंदा टॉप 20 है जो बार बार रिपीट होते हैं और ये तो आपको कवर करने ही करने हैं। और बाकी ये जितने भी न्यूमेरिकल के सवाल पूछे जाते हैं कौन से फॉर्मूले से आते हैं, तो फॉर्मूले का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वो यदि आपने डाउनलोड नहीं की है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन ऑफर, जिसमें मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको मिल रही है टेक्स्ट बुक रेलवे 2500 क्वेश्चंस की ये ई बुक। इसके साथ फ्री बंडल पैक के तहत आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। मॉक टेस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप डेली रेलवे एग्जाम ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 तक एक मॉक टेस्ट लगा के अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। कौन सा टॉपिक आपका वीक है उसको आप यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट जो मेन भूमिका अदा करता है उसको भी यहाँ पर आप लेवल अप कर सकते हो टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट से, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। अभी ऑफर के तहत आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। इस कूपन कोड से आपके यहाँ पर 120 रुपये का डिस्काउंट होने के बाद इस डील को आप 280 रुपये में ग्रैब कर सकते हो। तो ये कूपन कोड लगाना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर साइंस के न्यूमेरिकल के एक एक करके सवाल सारे कवर करते हैं। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। ये जमीन पर टकराती हैं और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती हैं। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना। कंसेप्ट देखिए दोस्तों, जब गेंद 10 मीटर की ऊंचाई पर थी तब उसकी ऊर्जा थी, वो थी सारी स्थितिज ऊर्जा। क्या थी? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही आप उसको ड्रॉप करोगे तो सारी स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी और जब गेंद नीचे हिट कर जाएगी तब उसकी टोटल जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा है कितनी, ताकि आपको मालूम चल सके कि गतिज ऊर्जा कितनी आएगी आपके। ओके, तो 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। m मास होता है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, h आपकी हाइट होती है। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, h की दे रखी है 10 मीटर, g आपको पता है गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको वैल्यू पुट करनी है, m का m, g 9.8 और h है 10। ओके, तो आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 98 m। और ये सारी पोटेंशियल एनर्जी है जब गेंद हिट करेगी तो उसकी सारी वो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं आपकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 98 m हो जाएगी। इसके साथ साथ सेकेंड स्थिति दी गई है, जब गेंद हिट करती है उसके बाद 2.5 मीटर की ऊंचाई पर वापस उछल जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी है वो कितनी कम होगी। तो ज्ञात कर लेते हैं, 2.5 मीटर में वापस उछल रही है तब उसकी आपकी गतिज ऊर्जा है वो कितनी है। ओके, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था जैसे ही गेंद हिट करी तो आपकी सारी एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, इसके बाद गेंद जैसे ही वापस उछल रही है तो वापस आपको वही कंसेप्ट लागू करना है, mgh वाला। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड निकल के आएगी वो आएगी mgh, आपको जो 2 दे रखी है 2.5 मीटर उस कंसेप्ट पे। ओके, तो m आपको नहीं दे रखा है, g 9.8 होता है, h 2 है 2.5 मीटर, तो mgh2 है, यानी सेकेंड स्थिति में आपकी जो सेकेंड स्थिति है उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जो कि आपकी सेकेंड स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड इक्वल टू mgh2। तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड हो जाएगी, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 24.5 m। देखिए यहाँ पे सेकेंड स्थिति में आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो इतनी आ रही है और प्रथम स्थिति में इतनी आ रही, तो कमी कितनी हुई दोस्तों? तो कमी के लिए यहाँ पर आपको माइनस करना है प्रथम में से द्वितीय को,
तो जो हो जाएगी आपके 73.5 एम। तो ये कमी हो गई है। तो इतनी कमी हो गई है, तो आपको पूछा है परसेंटेज में कमी कितनी हो जाएगी। तो परसेंटेज के लिए जो कमी हुई है उसको आपको जो मूल एनर्जी थी उसमें यहाँ पे विभाजित करना है। तो कमी है आपके 73.5 और मूल एनर्जी है आपके 98 एम। तो इसको आपको यहाँ पे अनुपात में लेके 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 75% की कमी। आपके सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। जी आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य का फॉर्मूला होता है दोस्तों बल मल्टीप्लाई आपका विस्थापन। यहाँ पे आपको विस्थापन दे रखा है 2 मीटर, लेकिन बल नहीं दे रखा है। इसके साथ साथ और कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो मास दे रखा है आपके 0.1 किलोग्राम, जी दे रखा है 9.8 मीटर। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है क्या सभी राशियों की जो यूनिट है वो एक ही पद्धति में है या अलग अलग है। तो आप यहाँ पे जैसे ही चेक करोगे तो मास की दोस्तों किलोग्राम में होती है, जो कि सही है। गुरुत्व त्वरण की भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ऐसा यूनिट, और विस्थापन की भी मीटर होती है। तो इस प्रकार आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है। बल की बात कर लेते हो तो बल बराबर होता है F बराबर ma होता है, और त्वरण आपका यहाँ पे g दे रखा है 9.8। तो mg हो जाएगा, m 0.1 किलोग्राम है और 9.8 को इससे मल्टीप्लाई करना है। कार्य निकल के आ जाएगा आपके बल के, ये जो वैल्यू है ये बल के स्थान पे पुट करनी है, और विस्थापन आपका 2 मीटर है। तो इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पर आपके 1.96 जूल है वो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के 2.08 ग्राम और अतिरिक्त तनु H2SO4 के जलीय विलयन के मिश्रित करने पर निर्मित होने वाली BaSO4 की मात्रा कितनी होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो बेरियम क्लोराइड और रिएक्शन करवानी है आपको H2SO4 की, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आएगा आपके BaSO4 प्लस HCl, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 से यहाँ पे 2HCl करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं प्रत्येक जो यौगिक हैं इनका आणविक द्रव्यमान कितना है। तो क्वेश्चन में ये भी दे रखा है जो प्रत्येक तत्व हैं उनका परमाणुविक द्रव्यमान कितना है, यानी परमाणु भार कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेरियम का है 137, क्लोरीन का है 35.5 और आपका सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 16। तो BaCl2 का कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे Ba के जो 137 दे रखे हैं उसके साथ ऐड करने हैं क्लोरीन के यहाँ पे 2 परमाणु है, तो 2 मल्टीप्लाई 35.5। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करने पर जो बेरियम क्लोराइड का टोटल आपका आणविक द्रव्यमान आएगा वो आएगा 208 ग्राम। ओके, तो इस प्रकार BaSO4 का आएगा 233 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के अनुसार आपका निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखिए। 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड से जो आपका BaSO4 बन रहा है वो कितना बन रहा है 233 ग्राम। आपको पूछा कितने का है, 2.08 ग्राम से BaSO4 है वो कितना बनेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 ग्राम से कितना बनेगा। 208 ग्राम से बन रहा है आपके 233 ग्राम। 1 ग्राम के लिए आपको 233 में 208 का भाग देना है, तो इसके लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 233/208। आपको पूछा है 2.08 ग्राम, तो इसके लिए 1 का इतना है, तो 2.08 के लिए आपको 2.08 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 2.33 ग्राम। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने एक ध्वनि तरंग की आपको आवर्ती दे रखी है 4 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य है वो है आपके 40 सेंटीमीटर। तो ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो आपके ऑप्शन में जो समय का ऑप्शन था उसमें सेकेंड यूनिट थी, समय की जो यूनिट थी वो सेकेंड थी, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे सभी की जो यूनिट है वो SI यूनिट में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में जो यूनिट थी वो सेकेंड, आपको पता है एक SI यूनिट होती है। तो सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। आवृत्ति आपको दे रखी है 4 किलो हर्ट्ज, आवृत्ति के SI यूनिट होती है हर्ट्ज होती है, तो किलो के लिए आपको 10⁻³ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 4000 हर्ट्ज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की सॉरी यहाँ पे आपके वेवलेंथ की बात करें, तरंग दैर्ध्य जो कि लैम्डा से डिनोट किया जाता है, वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, 40/100 मीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस दे रखी है आपके 3.2 किलोमीटर, तो किलोमीटर का जो SI यूनिट है वो मीटर हो जाएगा, तो 3200 मीटर आपका हो जाएगा। ओके, पूछा गया है समय पूछा है, तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा चाल होता है।
यहाँ पे दूरी तो आपको दे रखी है 3200 मीटर, लेकिन आपको वेग है वो नहीं दे रखा है। तो इसके लिए आपको और कौन सी राशियां दे रखी हैं? आवर्ती दे रखी है, तरंग दैर्ध्य दे रखी है। तो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य और वेग में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर होती है आपके वेग अपॉन लैम्डा, जो आपकी तरंग दैर्ध्य है उसके इक्वल होती है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा एफ और लैम्डा। तो एफ आपको यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 4000 हर्ट्ज और लैम्डा है 40/100 मीटर। तो आपका वेग यहाँ से ये निकल के आएगा। बात कर लेते हैं समय की दूरी दे रखी है 3200 मीटर, तो इसके स्थान पे 3200 मीटर करना है। वेग के स्थान पे ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। ओके, अगला क्वेश्चन है क्रमशः 20 केजी और 50 केजी वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी है वो 2 मीटर है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है Gm1m2/r², जहाँ पे m1 और m2 यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के मास दे रखे हैं और r² है उसके बीच की दूरी का वर्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जी होता है दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपको इस सारी वैल्यू को पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो F बराबर आपका हो जाएगा जी के स्थान पे ये वैल्यू रखनी है आपको, और M1 दे रखा है 20 केजी, M2 दे रखा है 50 केजी और उनके मध्य की दूरी दे रखी है 2 मीटर। तो इसको स्क्वायर करना है। तो आपके सामने ये कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1675 × 10⁻11 न्यूटन। कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको मुख्य रूप से दो फॉर्मूले पते होने चाहिए। पहला फॉर्मूला आपको शक्ति का और सेकेंड आपको कार्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शक्ति का फॉर्मूला, जनरली शक्ति का फॉर्मूला होता है P = W/T होता है, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे W दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से W नहीं दे रखा है, T जरूर दे रखा है, 4 मिनट दे रखा है। तो W बराबर क्या होता है दोस्तों? FD होता है, यानी बल गुणा विस्थापन होता है। ओके, तो F आपको यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो 600 न्यूटन और D दे रखा है 20 मीटर। तो इस प्रकार आप यहाँ से W ज्ञात कर सकते हो। W बराबर FD 600 × आपका 20 हो जाएगा, 12000 जूल आपका कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे P बराबर W/T, T आपको 4 मिनट दे रखा है। सबसे पहले आपको देखना है जो भी राशियां दे रखी हैं उनकी यूनिट एक है या अलग अलग है। तो यहाँ पे सभी की यूनिट को आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। न्यूटन आपको पता है SI यूनिट है, मीटर भी SI यूनिट है, लेकिन मिनट है समय की जो SI यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 सेकेंड आपका यहाँ पे समय हो जाएगा। तो W/T की सहायता से आपका जो शक्ति निकल के आएगी वो आएगी 50 वाट। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर ये 10 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से आगे बढ़ता है। सेकेंड स्थिति में दे रखा है M2 किलोग्राम द्रव्यमान वाला एक अन्य तख्ता समान बल लागू, समान कौन सा बल? 5 न्यूटन। समान बल लागू होने पर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे बढ़ता है। यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए और उन पर समान बल जो 5 न्यूटन है लगाया जाए तो त्वरण की मात्रा कितनी होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस आपका यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है F बराबर दे रखा है 5 न्यूटन है, जो कि तीनों स्थितियों में एक समान रहेगा। उसके बाद प्रथम स्थिति में जो M1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला ऑब्जेक्ट है उनके लिए आपका त्वरण दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। F दे रखा है, A दे रखा है, आप M1 ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। F बराबर MA होता है और M की बात करें तो आपका हो जाएगा F/A। F आपको 5 न्यूटन दे रखा है, A आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। इस प्रकार आपका M1 यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/2 किलोग्राम। और सेकेंड स्थिति में सेम आपको इसी प्रकार M2 ज्ञात कर सकते हो, जहाँ पे आपको समान बल लगाना है, यानी समान बल कौन सा? 5 न्यूटन। और यहाँ पे त्वरण दे रखा है दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार आपका M2 आ जाएगा 5/20 यानी 1/4 किलोग्राम। M1 आ गया, M2 आ गया। अब देखिए थर्ड स्थिति क्या दे रखी है दोस्तों? यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे के साथ बांध दिया जाए, मतलब M1 + M2 कर दिया जाए और समान बल आपको 5 न्यूटन लगाना है, तो त्वरण कितना होगा? बिल्कुल इजी है, आपको जो भी M1 और M2 आया है इसको ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं सबसे पहले।
1/2 प्लस 1/4 हो जाएगा आपके 3/4 kg। इस प्रकार आपका टोटल m आ गया। बल आपको समान लगाना है 5 न्यूटन। त्वरण क्या निकल के आएगा, A बराबर F/m हो जाएगा। आपका m यहाँ पे दे रखा है, ये देख सकते हो, और F आपका 5 न्यूटन है। इस प्रकार इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखने पर आपका जो A निकल के आएगा 20/3, इसको भाग देंगे तो आपका जो उत्तर आएगा फाइनली 6.67 मीटर पर सेकेंड। इसको बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 9800 जूल ऊर्जा 80 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए खर्च की गई थी। द्रव्यमान की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पे द्रव्यमान है वो कितनी ऊंचाई तक उठाया गया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। आपको यहाँ पे दे रखा है, कार्य दे रखा है दोस्तों 9800 जूल। उसके बाद आपको जो m दे रखा है, मास दे रखा है 80 किलोग्राम। आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है हाइट। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है mgh होता है। W आपको 9800 दे रखा है, G आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण, और H आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। बिल्कुल यहाँ पे आप प्रतिस्थापन करके ज्ञात कर सकते हो। H बराबर आपका निकल के आएगा 12.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 820 हर्ट्ज आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य, आपको यहाँ पे वेवलेंथ ज्ञात करना है यदि उसकी गति किसी खास माध्यम में 420 मीटर पर सेकेंड है। आपको सबसे पहले देखना है आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले आपको आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 820 हर्ट्ज। ज्ञात करना है लैम्डा, जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे गति दे रखी है, जो चाल होता है वेग, वो दे रखा है आपको 420 मीटर पर सेकेंड। ज्ञात करना है लैम्डा। बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी बराबर होती है दोस्तों वेग बटा तरंग दैर्ध्य, यानी F बराबर v/लैम्डा होता है। ज्ञात आपको यहाँ पे लैम्डा करना है, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो लैम्डा बराबर आपका यहाँ पे निकल के आएगा 420/820 मतलब 0.52 मीटर। आपको यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना है, जो भी आपको राशियां दी गई हैं वो सेम यूनिट में है या नहीं। तो यहाँ पे सभी राशियां आपको एक ही इकाई में दी गई हैं, तो आपको यहाँ पे चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है। ये ऊर्जा जूल में कितनी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको यूनिट दे रखी है दोस्तों 320 यूनिट। एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1 kWh होता है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, 1 यूनिट बराबर 1 kWh यानी किलोवाट आवर। ओके, यहाँ पे आपको 320 यूनिट दे रखा है, इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है। 320 यूनिट बराबर 320 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर होता है आपका 3.6 जूल। ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। जूल दोस्तों SI यूनिट होती है। तो सबसे पहले 1 kWh को आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। किलो का वैल्यू हो जाएगा 10⁻³ गुणा वॉट, अपने आप में SI यूनिट है। वॉट बराबर क्या होता है, इसकी आप यूनिट चेक करते हैं, ये होती है वॉट आपके शक्ति की इकाई होती है। तो वॉट बराबर कार्य करने की दर होती है, यानी जूल बटा सेकेंड होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जूल बटा सेकेंड। ओके, यहाँ पे ओवर, एक ओवर में कितने सेकेंड होते हैं आपके 60 × 60 सेकेंड, यानी 60 × 60 सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो मेन वैल्यू आएगी वो आएगी 3.6 × 10⁻6 जूल, जो कि 1 kWh के इक्वल होती है। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है 320 kWh। तो सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। सही जवाब हो जाएगा आपके 1152 गुणा 10⁻6 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गति के प्रथम समीकरण पर आधारित है। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने की गति बताइए। इसके साथ साथ आपको गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गति के प्रथम समीकरण से आप ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले देखना आपको क्या वैल्यू दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक मेन कंसेप्ट होता है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, क्योंकि जब गेंद मैक्सिमम हाइट पर होगी तो उसका अंतिम वेग है वो 0 हो जाएगा। तो आपके सामने v बराबर 0 आ जाएगा। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है फेंके जाने की गति, मतलब u आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। t आपका यहाँ पे 10 सेकेंड जो दे रखा है वो जब गेंद ऊंची गई यानी मैक्सिमम हाइट पे गई और वापस आई, ये टोटल आपको समय दे रखा है 10 सेकेंड।
आपको यहाँ पे देखना है मैक्सिमम हाइट पर गई तब उसका क्या समय था, तो उसका समय था हाफ, यानी मैक्सिमम हाइट पर गई और वापस आई, जो दूरी समान रहेगी तो आपका समय भी यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, यानी जो मैक्सिमम हाइट की स्थिति में आपका समय हो जाएगा 5 सेकेंड, 10/2 बराबर 5 सेकेंड। ओके, और मैक्सिमम हाइट की स्थिति में आपका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ओके, यू आपको ज्ञात करना है, टी आपके 5 सेकेंड है, जी आपके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, जो कि आपको माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि अपन वस्तु की गति करा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए। ओके, v बराबर u प्लस 80 होता है, v शून्य दे रखा है, u ज्ञात करना है, a के स्थान पे -10 हो जाएगा। ओके, t बराबर आपका 5 हो गया यहाँ से। इस प्रकार u बराबर आपका हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल है। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये भी आपके फॉर्मूला बेस पे हो जाएगा। आपको दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यानी आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, जो h होती है वो दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद दे रखा है एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब को किससे डिनोट किया जाता है? v से किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी होती है उसको v से डिनोट किया जाता है। v आपके 60 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण, यानी f आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी गई है, यानी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी भी जो u है वो भी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, जो रखी गई है पहले वो आपके 30 सेंटीमीटर पहले रखी गई है। ज्ञात करना है जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसकी हाइट क्या होगी, यानी h डैश आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे जो दर्पण दिया गया है वो अवतल दर्पण दिया गया है। सबसे पहले तो आपको देखना है जो भी आपको राशियां दी गई हैं, दूरियां दी गई हैं, वो समान इकाई में है या नहीं। तो यहाँ पे सेंटीमीटर 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 मतलब एक ही इकाई में है। ओके, तो यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना है। अब देख लेते हैं कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, यानी आपको प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी, फोकस दूरी है और जो बिंब और प्रतिबिंब की हाइट है उसको प्लस माइनस में किस प्रकार से लेना होगा। ओके, अवतल दर्पण के केस में जो आपका f होगा वो हमेशा माइनस में रहेगा। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में f आपका माइनस में होता है, जो इस लेफ्ट साइड से काउंट किया जाता है। ओके, बात करें बिंब और प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब भी कॉनकेव मिरर में आपके दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं बिंब की दूरी, बिंब की हाइट है, वो बिंब की हाइट इस ऊपर की साइड में होती है तो वो तो आपकी पॉजिटिव रहेगी, और प्रतिबिंब की हाइट आपके नीचे की ओर नेगेटिव आ सकती है। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों आवर्धन का, यानी जो प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट बराबर -v/u, ये दर्पण के आवर्धन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे h डैश करना है, h दे रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में पुट करके आप ज्ञात कर सकते हो। सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या राशियां दे रखी है। h आपको दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर, v 60 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि नेगेटिव में लेना होगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी जो आपको नेगेटिव में लेनी होती है। f आपका कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव हो जाएगा, u है वो भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। h डैश अपॉन h बराबर -v/u, ये फॉर्मूला होता है। h डैश आपको ज्ञात करना है, h आपका 1.2 दे रखा है, v के स्थान पर -60 रखना है और u के स्थान पे -30 रखना है। इस प्रकार यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका h डैश निकल के आएगा 2.4 आएगा। यहाँ पे ये माइनस का सिंबल दर्शा रहा है कि जो आपका प्रतिबिंब है वो ऐसे बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है। ओके, जो आपका मुख्य अक्ष है उसके नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है, जिसकी हाइट आपके 2.4 होगी। एक विलयन का pH मान 3 है, जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तब H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी। वैसे दोस्तों इसको मैं आपको ट्रिकी सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो आपको लॉग और एंटी लॉग का ध्यान होना चाहिए, इसका कंसेप्ट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है pH मान होता क्या एक्चुअल में है, ये होता है -log of H+ आयन की सांद्रता। pH बराबर -log of H+ आयन की सांद्रता। यहाँ पे आपको एंटी लॉग लेकर इसका सॉल्यूशन करना होता है। ट्रिक ये है दोस्तों, ट्रिक कुछ नहीं, ये कंसेप्ट से ही ट्रिक आई है आपकी।
जब pH मान 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 1/10⁻³ जितना pH मान है उसको 10⁻³ में लेना है, 1/10⁻³ ओके, मतलब 1/1000। अब सेकेंड स्टेप में दे रखा है जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी, मतलब कम होगी ज्यादा होगी। 6 के केस में आपका H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 1/10⁶। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी pH मान कम हुई है या ज्यादा हुई है, तो 1 में है इसका मतलब ये कम हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 10⁻³ से 10⁻6 है, मतलब 10⁻³ गुणा कम हो गई है pH मान ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किसके बराबर होगा। तो कार्य बराबर होता क्या है, W बराबर FD cos थीटा होता है, जो एंगल होता है वो होता है cos थीटा ओके। यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक चक्कर पूरा करता है तो कितना कार्य किया गया है। तो चंद्रमा एक समान गोलाकार गति में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति चंद्रमा के विस्थापन के लंबवत है, मतलब थीटा बराबर आपका 90 डिग्री होगा जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोलाकार घूमता है ओके। तो थीटा 90 है तो आपको cos 90 यहाँ पे वैल्यू रखनी है। cos 90 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है, 0 होती है। इस प्रकार आपका यहाँ पे कार्य हो जाएगा 0, मतलब किया गया कार्य है वो 0 है। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा, और जी आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले देखना है आपको वैल्यू क्या दे रखी है और ज्ञात क्या करना है। उसके बाद देखना है क्या जो भी राशियां दे रखी है वो एक ही इकाई में है या अलग अलग है। तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं, यहाँ आपको वैल्यू दे रखी है m, यानी द्रव्यमान दे रखा है जो 0.1 किलोग्राम है। उसके बाद g आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और विस्थापन हो रहा है 2 मीटर ओके। ज्ञात करना है आपको किया गया कार्य। कार्य होता क्या दोस्तों, बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पे आपको विस्थापन तो दे रखा है लेकिन बल नहीं दे रखा है। तो बल होता है F बराबर ma होता है, मास गुणा त्वरण होता है। त्वरण आपका यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है क्योंकि वस्तु नीचे गिर रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण लगेगा वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो ये आपका स्मॉल g दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, m दे रखा है तो इसकी सहायता से आप f ज्ञात कर सकते हो और f और m आपके जो विस्थापन का मान है इस फॉर्मूले में रखना है। तो कार्य बराबर आपका निकल के आएगा 1.96 जूल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समानांतर रूप से जुड़े हैं। ये संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले बना देते हैं सर्किट की किस प्रकार से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक है वो समानांतर रूप से जुड़े हुए हैं, यानी समानांतर क्रम में है। मान लीजिए ये आपका R1 10 ओम और R2 भी 10 ओम है, तो ये आपका जो क्रम होगा ये आपका समानांतर क्रम होगा। अगला दे रखा है ये संयोजन 10 ओम के, यानी ये जो पूरा संयोजन है 10 ओम के एक अन्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस पूरे सर्किट का क्या प्रतिरोध होगा। सबसे पहले ज्ञात करते हैं समानांतर क्रम में जो भी प्रतिरोध जोड़े गए हैं उनका प्रतिरोध कितना होगा टोटल। तो आपको पता होना चाहिए समानांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R बराबर जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं उसका व्युत्क्रम होगा 1/R1 प्लस 1/R2, दोनों में 10 ओम दे रखा है तो 1/R हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, यानी 1/10 प्लस 1/10 बराबर हो जाएगा आपकी 5 ओम। 1/R यहाँ से आएगा 10/2 आएगा, 10/2 हो जाएगा आपके यहाँ पे 2/10 आएगा और 2/10 होगा 1/5 और 1/5 बराबर आपका निकल के आएगा 5 ओम ओके। तो सेकंड यहाँ पे स्थिति दे रखी है, ये आपका जो सर्किट है तीसरे R3 प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो ये दोनों हैं आपस में आपके श्रेणी क्रम में जुड़ेंगी। तो श्रेणी क्रम की स्थिति में जो तुल्य प्रतिरोध होता है दोनों प्रतिरोध का योग हो जाएगा 5 ओम प्लस 10 ओम, यानी 15 ओम है इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो आपतित व परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका समतल, ये किरण आपतित हो रही है समतल के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहाँ पे आपतित होने के बाद ये परावर्तित हो जाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण इनके मध्य का कोण ये कितना होगा। ओके, तो आपको देखना है सबसे पहले अभिलंब कहाँ लेना है, तो समतल के आपके लंबवत हो जाएगा अभिलंब। ओके, तो अभिलंब के साथ ये कितना कोण बनाएगी, समतल और अभिलंब का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ये किरण है समतल के साथ 20 बना रही है, मतलब अभिलंब के साथ कितना बनाएगी, जो अभिलंब के साथ किरण कोण बनाती है वो आपका आपतन कोण होता है। तो 90 में से 20 आपको माइनस करना है, यानी ये कोण आपका 70 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जो ये कोण है वो ही आपका परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी इसके इक्वल होगा, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो इन दोनों के मध्य कोण हो जाएगा आपके 140 डिग्री। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुना हो जाती है। तो n का मान ज्ञात करना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बेसिक से आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी प्रथम है, आप mv² होता है जब इसका प्रारंभिक वेग माना v है। अब बोल रहा है प्रारंभिक वेग यदि दोगुना हो जाता है, यानी v बराबर 2v मान रहा है, तो इस स्थिति में मान लीजिए ये आपके काइनेटिक एनर्जी सेकेंड है, तो हाफ mv के स्थान पे आपको 2v करना और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बराबर मैं ये लिख सकता हूँ m2 का स्क्वायर 4 हो गया गुणा v²। तो यहाँ से 4 गया 2 बार और पीछे रह गए 2mv²। अब क्वेश्चन में बोल रहा है जब आप वेग दुगुना कर रहे हो तो उस स्थिति में गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुना हो जाती है। मतलब दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या है, ये आई, ये अपने प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कौन सी, ये, तो इसकी दोगुना हो जाएगी, मतलब 2 गुना mv², दोगुना नहीं n गुना, क्या हो जाएगी n, तो n गुना हाफ mv²। आपको यहाँ से n की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो mv² से mv² कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पे पीछे क्या रह गया, mv² से mv² गया, पीछे रहा 2 और इधर रह गया n गुणा 1/2। तो यहाँ से आपका n निकल के आ जाएगा, इधर 2 जाएंगे तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर 4। तो इस प्रकार n की वैल्यू आ गई 4। आई होप आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकेंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया जाता है। 35 सेकेंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसके ईंधन की आपूर्ति रुक जाती है। तो इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई आपको ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है रॉकेट है वो एक स्थिर गति, यानी रॉकेट का जो प्रारंभिक वेग है वो दे रखा है, जिसको मानते हैं अपन u से। u बराबर आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है रॉकेट 35 सेकेंड तक यात्रा करता है, उसके बाद उसके ईंधन की आपूर्ति खत्म हो जाती है, मतलब t आपका दे रखा है 35 सेकेंड। सबसे पहले देखते हैं इन 35 सेकेंड में रॉकेट ने कितनी ऊंचाई तय की है जब तक इसमें ईंधन की आपूर्ति खत्म नहीं हुई थी। ओके, बाद में देखेंगे ईंधन की आपूर्ति खत्म होने के बाद भी रॉकेट कितना ऊंचा जाता है। इस प्रकार आपको टोटल हाइट है वो ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करते हैं 35 सेकेंड तक। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग गुणा समय होता है। तो यहाँ पे आपका वेग दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और समय आपका दे रखा है 35। ओके, तो इस प्रकार आपकी हाइट आ जाएगी 700 मीटर। क्या आ जाएगी 700 मीटर, मैं इधर लिख देता हूँ। ओके, आपको देखना ऐसा तो है नहीं जैसा कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो ढलान में। अब ऐसा नहीं होगा कि ढलान खत्म होते ही आपकी गाड़ी वहाँ पे रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं, कुछ दूरी तक और जाएगी गाड़ी, जो भी उसका प्रारंभिक वेग है उसके अकॉर्डिंग। तो रॉकेट के साथ भी ये सेम घटना होगी। रॉकेट में फ्यूल खत्म होने के बाद कुछ दूरी और तय करेगा जो उसके प्रारंभिक वेग था उसकी वजह से। तो देखते हैं वो दूरी कितनी तय करेगा, उसको ऐड करना है इसके साथ। ओके, तो आपको यहाँ पे देखते हैं अंतिम स्थिति में जब फ्यूल खत्म हो जाता है उस स्थिति में अंतिम वेग v बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u आपका यहाँ पे दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। t आपका दे रखा है 35 सेकेंड। हाइट आपको ज्ञात करनी है। तो गति का तृतीय समीकरण कहता है दोस्तों v² बराबर u² प्लस 2as। s आपकी यहाँ पे हाइट है, ए आपका त्वरण है, यहाँ पे त्वरण आपका जी होगा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि अपन ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और जी आपको माइनस लेना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध है, तो -10 मीटर पर सेकेंड मानते हैं इसको। ओके, तो v² आपका v दे रखा है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा,
यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 2 गुना -10 गुणा एस। एस आपको यहाँ से ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आपका निकल के आएगा 0 बराबर 400 माइनस 20s, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20s बराबर 400, या s बराबर आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर। तो s बराबर आपका यहाँ से 20 मीटर आ गया। पहले थी 700 मीटर और फ्यूल ख़त्म होने के बाद ये गया है रॉकेट 20 मीटर। इस प्रकार टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 700 प्लस 20, आपका यहाँ से 720 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग। आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक तो आपका लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग, एक गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², और आपका जो लीनियर मोमेंटम है रेखीय संवेग है ये होता है द्रव्यमान गुना वेग होता है। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है, मान लीजिए ये गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक मान है, इसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है 256 गुना, मतलब क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आएगी आपकी वो 256 मल्टीप्लाई हाफ mv² हो जाती है, इतनी हो जाती। तो आपको पूछा है इसके ये रेखीय संवेग है, इसमें क्या चेंजेज होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे P बराबर mv है आपका लिखा हुआ है, 1 सेकेंड। तो 256 देखते किसका है, 16 का स्क्वायर है, मतलब क्या हुआ v के स्थान पे यदि यहाँ पे 16v रखते हैं तो आपका उत्तर आएगा 256 गुना हाफ mv²। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल बेसिक से पूछेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि v² दे रखा है, इसका मतलब 256 किसी का तो स्क्वायर होगा, तो 16 का स्क्वायर है, यानी v के स्थान पे ये 16v ले रहा है। तो P बराबर mv, v के स्थान पे मैं 16v लिखूंगा, तो P बराबर 16 mv, मतलब जो रेखीय संवेग है वो भी आपका 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5 गुना 10 की घात -11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 गुना 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या है, और आपको इसके साथ साथ दे रखा है, इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो दे रखा है। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। समतुल्य विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। यहाँ पे आपको T तो नहीं दे रखा लेकिन Q दे रखा। Q क्या, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो आप यहाँ से देख सकते हो 1.6 गुना 10 की घात -19 आपको दे रखा है, और T यानी समय आपको ज्ञात करना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सा फॉर्मूला लेना आपको कुछ, देखिए यहाँ पे समय का होता है दूरी बटा चाल कहो या वेग कहो। ओके, दूरी आपके देखनी, पहले दूरी क्या हो जाएगी, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, वर्ताकार पथ में, ओके, सर्कुलर मोशन में। तो ये जो 2πr है ना वर्त की परिधि, यही इसकी दूरी हो जाएगी 2πr/v, इसका वेग है जो। तो 2πr का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपका I यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, I बराबर आपका Q और T के स्थान पे 2πr/v ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे v। तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, मैं बता देता हूँ उत्तर क्या आ गया। ओके, तो यहाँ से वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, बराबर Q आपका कितना दे रखा है 1.6 गुना 10 की घात -19, v यहाँ से आपका है 2.2 गुना 10 की घात 6, आप देख सकते हो ये आपका v है, और नीचे लिख लेते हैं 2π गुना 5 गुना 10 की घात -11, जो आपकी त्रिज्या दे रखी है वो 5 गुना 10 की घात -11 दे रखी है। तो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन करेंगे तो आपका उत्तर निकल के आएगा फाइनल 1.12 गुना 10 की घात -3 एम्पियर। 10 की घात -3 होती है मिली, तो इसको लिख सकते हैं 1.12 मिली एम्पियर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ये 10 की घात -11 है, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, उसको 10 की घात -19 में से आपको लेस करना है। पाई के स्थान पे आप 22/7 ले सकते हो। इस प्रकार आप यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये अंतिम क्वेश्चन है इस लेसन का। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है तो मोहन की शक्ति आपको ज्ञात करनी है। बिल्कुल दोस्तों इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है। मास यानी m बराबर आपको दे रखा है 40 किलोग्राम। उसके बाद देखते हैं टोटल हाइट कितनी है। वैसे यहाँ पे 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है,
और टोटल यहाँ पे एक सीढ़ी की ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट कितनी हो गई 50 सीढ़ियों की, तो 50 गुना 15, टोटल एच मान रहा हूँ मैं, ओके। तो 50 गुना 15 हो जाएगी आपके 750 हो जाएंगे। इसको मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना है, यानी 7.5 मीटर। मीटर में क्यों बदला दोस्तों, यहाँ पे सारी जो भी वैल्यू दे रखी है आपको, किलोग्राम है, सेकेंड है, ये आपके एसआई यूनिट है, लेकिन आपका सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है। तो आपका दूरी का ऐसा यूनिट होता है मीटर, इसलिए आपको मीटर में यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको ज्ञात करना है शक्ति। शक्ति क्या होती है दोस्तों, शक्ति बराबर कार्य करने की दर होती है, कार्य बटा समय होता है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको समय दे रखा है 10 सेकेंड, लेकिन कार्य स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा। कार्य क्या होगा, मोहन यहाँ पे वजन लेके जा रहा है 40 किलोग्राम, मतलब मोहन की जो स्थितिज ऊर्जा है वो अब उसकी खर्च हो रही है। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, W बराबर mgh होता है। तो यहाँ पे आपको m दे रखा है, g आपको मानना है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मानना है, और h आपको दे रखा है 7.5। तो इस प्रकार हो जाएगा 40 गुना 10 गुना 7.5। तो यहाँ से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके 3000 जूल। इस प्रकार W आपके निकल के आया 3000 जूल, और समय आपको यहाँ से दे रखा है 10 सेकेंड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 वाट। आप